नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे आंखों के बारे में। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और कोमल अगर अंग कुछ है तो वो है आंख। आंख से ही हम प्रकृति को करीब से देख पाते हैं। आंख है तो दुनिया हमारे सामने है, अगर आंख नहीं तो सिर्फ पूरी दुनिया अंधेरा है। अभी कोरोना काल है और प्रचंड गर्मी भी है। आंखों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ देश के सबसे बड़े आई हॉस्पिटल एएचडी आई हॉस्पिटल पटना के डॉक्टर संजय सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, जो फेको और रिफ्रैक्टिव सर्जन हैं। डॉक्टर संजय सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबी न्यूज में। तो आज हम संजय सिन्हा से कई विषयों पर बातचीत करेंगे कि आखिर आंख की हम कैसे देखभाल करें। कोरोना काल में सरकार ने कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिनमें से एक दिशा निर्देश है कि बार बार अपने मुंह को और आंखों को हाथ से न छुएं। ये सरकार द्वारा बार बार मैसेज दिया जा रहा है। तो क्या कोरोना वायरस का प्रभाव हमारे आंखों पर भी पड़ सकता है? डॉक्टर साहब, क्या लगता है, कोरोना वायरस का प्रभाव हमारे आंखों पर भी पड़ सकता है? बिल्कुल। देखिए, कोरोना वायरस के संक्रमण का मुख्य स्रोत हमारी आंख, नाक और मुंह है। आंख में जो हमारे आंसू की एक जो लेयर होती है, उसमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलता है। आंखों में कंजंक्टिवा होती है, सफ़ेद झिल्ली होती है, उससे आंखों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलता है। जब आपकी आंखों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आता है तो हमारी आंख के कोने में एक छोटी सी छिद्र होती है, जो आंसू को नाक में लेकर जाती है और नाक के रास्ते से वो कंठ में लेकर जाती है और गले से वो फिर बाकी शरीर के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचता है। अगर आपकी आंखें संक्रमित हुई, अगर आपकी आंसू की फिल्म में वायरस है, कंजंक्टिवा में वायरस है, तो वो आपके नाक के द्वारा होता हुआ, कंठ के द्वारा होता हुआ शरीर के अंदरूनी हिस्सों को इन्फेक्ट करेगा और आप उस वायरस से संक्रमित होंगे। तो इसलिए हमें आंखों को अवॉइड करना चाहिए, अपने हाथों से आंख को, यही वजह है कि नहीं छूना चाहिए बार-बार? जी हाँ, बिल्कुल। आपकी हाथ आपने कहाँ छुआ है किन्हीं चीज़ों को, ये आपको नहीं पता। कौन सी हैंडल, कौन सा वस्तु, कौन सा आदमी, कौन सा कपड़ा संक्रमित है, ये आपको नहीं पता। और उसी संक्रमित हाथों से अपनी आंखों को छुआ तो इन्फेक्शन तो आपके शरीर में प्रवेश करेगा ही। इसलिए आंख, नाक और मुंह को अज्ञानतावश भी छूने से बचना चाहिए। अभी फिलहाल का यही सबसे बड़ा बचने का तरीका है। जी बिल्कुल। तो ये तो कोरोना की बात हुई, और एक और बीमारी जो बहुत परेशान करता है, खासकर आंखों के बारे में, मोतियाबिंद के साथ काला पानी और पुतली का कमजोर होना, क्या इसका मूल कारण है? तो मोतियाबिंद एक अलग समस्या है, काला पानी एक अलग समस्या है। काला पानी की समस्या के साथ पुतली का कमजोर होना जुड़ा हुआ है, और मोतियाबिंद के साथ पुतली का कमजोर होना जुड़ा हुआ नहीं है। मोतियाबिंद के बहुत सारे कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण ये उम्र दराज व्यक्तियों में होता है। ये उम्र के साथ आता है, वो किसी को भी आएगा, वो डिपेंड करता है कि किसको कब किस एज में आएगा, ये आप नहीं बता सकते हैं। हाँ, पर मोतियाबिंद के और भी बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ उम्र से ही संबंधित नहीं है। चोट लगने से हो सकता है, डायबिटीज वालों को पहले हो सकता है, आँख में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ उससे पहले हो सकता है, कुछ दवाएं आपने लंबे समय तक आंखों में डाली हो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, कुछ खाने वाली दवाओं का साइड इफेक्ट हो सकता है। बच्चा जन्म लेता है तो वो अपनी माँ के पेट से ही कभी कभी मोतियाबिंद लेकर पैदा होता है। तो मोतियाबिंद एक व्यापक समस्या है जो किसी भी उम्र के लोग को हो सकता है, और मुख्यतः ये उम्र दराज लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन यंगस्टर को भी मोतियाबिंद आजकल प्रभावित कर रहा है, तो इसका कोई कारण? कारण जैसे हम गर्म माहौल बहुत है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज का इफेक्ट आपकी आंख पर पड़ता है। हाँ। फिर अनचाहे आपने कुछ दवाएं लंबे समय तक इस्तेमाल की हो, लाइफस्टाइल ऐसा है कि कुछ आपको परेशानियां, कोई बीमारियां हो जिसमें आपने डॉक्टर्स ने दवाएं दी, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। चोट आपकी आंखों में लगा, उससे हो सकता है। तो ये युवा अवस्था में भी मोतियाबिंद आ सकता है। अगर आपको डायबिटीज है तो पहले आ सकता है, अगर आपको चश्मे का नंबर ज़्यादा लग रहा है तो पहले आ सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो युवा अवस्था में भी आ सकती हैं। जी। और काला पानी की नवीनतम जांच क्या है? काला पानी एक बहुत गंभीर समस्या है जी। पहले तो इसका समय पर पहचान ही इसका उपचार है, नहीं तो और कुछ भी नहीं। इसमें एक आँख के अंदर जो तरल पदार्थ होती है, उसका आँखों के नस पर दबाव पड़ता रहता है और नस धीरे धीरे सूखता रहता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मरीजों को इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि दर्द नहीं होता है, कोई आंख लाल नहीं होती, उन्हें लगता ही नहीं कि हमें कोई बीमारी है। ये एक्सीडेंटल, मोस्टली आप डॉक्टर के पास आंख जांच कराने जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि आपकी आंख में शायद काले पानी की समस्या है, और अपनी जांच कराई तो पता चलेगा। और उसके बाद उसका उपचार में दवाओं से ही ये मोस्टली कंट्रोल रहता है। ठीक तो नहीं होता, पर कंट्रोल रहता है। अगर दवाओं से कंट्रोल ना हो फिर आंखों का ऑपरेशन करना पड़ता है। काला पानी की नवीनतम जाँच में बहुत सारी है, जैसे एक तो आप विजुअल फील्ड का एग्जामिनेशन है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। पर अभी नवीनतम जांच में आपकी आंख का नस का विजुअल फील्ड के इफेक्ट आने से पहले ही ये पता कर लिया जाता है कि आपकी आंखों में नस पर कोई दबाव है
दबाव है तो कितना है, नस सूखी है तो कितने प्रतिशत सूखी है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल कोहेरेंट टोमोग्राफी और बहुत सारी GDX मशीनें हैं, स्कैन मशीनें हैं, ये सारी नई नई मशीनें हैं जो समय से पहले ही उसका पता लगा लेती हैं। हालांकि काला पानी जैसा कि आपने बताया कि काफी खतरनाक है आंखों के लिए, तो ऐसे हम इसकी पहचान अगर करना होगा बिना जांच, तो इसकी कोई पहचान जैसे हम आम इंसान भी पहचान कर पाए कि हम काले पानी से शिकार हो चुके हैं? देखिए, काले पानी के शिकार होने में जनरली आम इंसान को नहीं पता लगता है। देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आपको डायबिटीज है, आप ज़्यादा चश्मे का नंबर पहनते हैं, आपको सबसे बड़ा बात, आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोमा का हिस्ट्री है, काला मोतिया का हिस्ट्री है, तो आपको होने का खतरा ज़्यादा है। आपकी आंखों में चोट लगी है तो होने का खतरा ज़्यादा है। और इसमें समय समय पर अगर आपके परिवार में है तो आपकी आंख को जांच कराना ही सबसे बड़ा इसका रोकने का उपाय है इसका। तो जैसे हम लोग तो जो हेल्थ चेकअप है वो 3 मंथ का एक ड्यूरेशन दिया हुआ है कि आपको 3 मंथ पे हेल्थ चेकअप एक बार करानी चाहिए। आंखों के लिए क्या गाइडलाइंस है कि आंख कितने मंथ में एक बार जांच जरूरी है? देखिए, अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, आपको किसी तरह की कोई आंखों की समस्या नहीं है, तो 40 साल के नीचे कम से कम 1 साल में एक बार आंख का जांच जरूर कराना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो समय समय पर 6 महीने पर कराना चाहिए। डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो नियमित तौर पर साल में एक बार अपनी आंखों की रूटीन जांच जरूर करवानी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे युवा हों या वृद्ध हों। जी, तो 1 साल में एक बार जांच जरूर कराएं। डॉक्टर साहब, क्यों लेसिक सर्जरी क्या है और इसके बारे में क्या फिर मरीजों को चश्मा पहनने की जरूरत नहीं होती है? क्या कुछ जानकारी देंगे इस पे? देखिए, जैसा आपने पहले बताया कि आंख हमारे शरीर का सबसे कोमल और महत्वपूर्ण अंग है, तो आंख से अगर हमें साफ दिखाई नहीं दे तो इससे बड़ी दुविधा और क्या हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो चश्मे के साथ जी रहे हैं। लेसिक सर्जरी एक तरह का डे केयर, मतलब दिन में ही होने वाला ऑपरेशन, जो आइए कराइए और घर चले जाएं। इसमें आपकी आंख में जो चश्मे का नंबर है उसको कम्प्लीटली हटा दिया जाता है और उसके बाद आप दूसरे दिन से ही बगैर चश्मे के आप उतना देख पाएंगे जितना आप चश्मे के साथ देख पाते थे। इसके लिए कुछ जांचें होती है। हर आदमी लेसिक के लिए या रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए सुइटेबल नहीं होता है। उसके लिए कुछ बहुत सारे टेस्ट होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। डॉक्टर के पास जब आप जाएंगी तो पहले उस टेस्ट को किया जाएगा, उसके नॉर्म्स को देखा जाएगा कि आप उसको फुलफिल करते हैं या नहीं। अगर आप फुलफिल करते हैं तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी या लेसिक सर्जरी आज दुनिया का सबसे सुरक्षित ऑपरेशन में से एक माना गया है। 10 से 15 मिनट हार्डली लगते हैं ऑपरेशन करने में, एक साथ दोनों आंख में होती है और दूसरे दिन से आप बगैर चश्मे के सब कुछ साफ देखते हैं। इवन कि आप अपना जो रोज़मर्रा का काम है, दिनचर्या, कंप्यूटर, मोबाइल, पढ़ना लिखना, वो सारी कुछ आप दूसरे दिन से कर सकते हैं। बस परहेज के तौर पर कुछ नहीं, 6-7 दिनों के लिए आंख को धूल धक्कड़ से बचाना होता है और कुछ दवाएं होती है जो कुछ दिनों के लिए चलती हैं। नहीं तो लेसिक सर्जरी अगर आप मानक को पूरा करते हैं तो सबसे सुरक्षित सर्जरी में से एक है। तो ये जो लेसिक सर्जरी है, क्या मतलब अगर एक बार कराएं तो आपको लाइफ टाइम के लिए आप निश्चिंत हो गए, या फिर इसका भी कोई ड्यूरेशन है कि आप इतने दिन में कराएं तो आपको इतने साल के बाद फिर से सर्जरी करानी होगी? देखिए, लेसिक का कुछ क्राइटेरिया, मतलब उसके लिए कुछ बिंदु हैं, जैसे कि आपका उम्र 18 साल के ऊपर होना चाहिए, आपके चश्मे का नंबर कम से कम पिछले 6 महीना से बदला हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब स्थिर होना चाहिए। आप उस लेसिक के मापदंडों को पूरा करते हैं। लेसिक का उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच है, क्योंकि 40 के बाद लोगों को जनरली नज़दीक का चश्मा पढ़ने लिखने के लिए लग जाता है। और इस 18 से 40 के बीच अगर आप लेसिक कराती हैं तो जो आपका उस समय का दृष्टि दोष है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद जो भी परेशानियां या जो भी चश्मे का नंबर आएगा वो आपको उम्र से संबंधित आएगा और उसका इस लेसिक से कोई संबंध नहीं है। ओके, तो मतलब लेसिक सर्जरी काफ़ी सेफ है और आप ये करा सकते हैं। और जो डायबिटीज के जो मरीज होते हैं वो काफ़ी आंखों से परेशान रहते हैं और डायबिटीज मरीजों को अंधापन का डर भी लगा रहता है, तो क्या ये भ्रांति है या फिर हकीकत है? ये हकीकत है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा हकीकत है, एक तरह से कह सकती है, डायबिटीज रोगी के साथ। जी, डायबिटीज वालों का शुगर कंट्रोल हो या ना हो, डिपेंड इस बात पर करता है कि आपको डायबिटीज कितने सालों से है, मतलब ड्यूरेशन। अगर आपका शुगर कंट्रोल चल रहा है तो आपकी आंखों में असर थोड़ी देर से आएगा, शुगर कंट्रोल नहीं चल रहा है तो थोड़ा पहले आएगा, पर आपकी आंख में असर आने की संभावना डायबिटीज का बहुत ही ज़्यादा है। उसमें खून की नलियों में बदलाव होता है, आंख का दबाव बढ़ता है, खून की नली से रिसाव होता है, आंख के पर्दे पे खून आता है, फिर बाद में आंख के अंदर खून आ जाता है और आदमी अंततः दृष्टि अपनी खो देता है। तो इसलिए डायबिटीज वाले रोगियों को समय पर पहचान, समय पर उपचार, नियमित जाँच, यही उसका निदान है। और ये डायबिटीज रोगी को हर 6 महीने पर आंख का जांच निहायत ही जरूरी है। अगर डायबिटीज मरीज को अगर कोई सर्जरी करानी हो तो फिर उनके लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो कैसे सर्जरी कुछ करा पाएंगे? देखिए, आजकल चिकित्सा जगत बहुत आगे बढ़ गया है जी। अगर आपका शुगर अनकंट्रोल है तभी आप किसी भी ऑपरेशन से आप दूर भागते हैं।
तो हम लोग उनको सलाह देते हैं कि आप अपने जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जो आपके मधुमेह भी रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे मिलें। आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे ये ऑपरेशन करानी है, डॉक्टर्स ने बोला है, चाहे वो मोतियाबिंद हो, ग्लूकोमा हो या पर्दे का ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो। आप हमारे शुगर को कुछ समय के लिए इंसुलिन पर शिफ्ट करके या किसी भी चीज़ों से कंट्रोल कर दीजिए। जब उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है तो हम ऑपरेशन कर देते हैं, और उसके बाद उनकी जो शुगर की दवाएं हैं वो चलती रहती है और हमारी इधर दवाएं चलती रहती है और उनका इलाज भी समुचित होता रहता है। जी, तो जैसे जो आम इंसान है जिनके पास कोई बीमारी नहीं है, उनके लिए अगर आंखों का जांच कराना हो तो साल में एक बार जांच कराएं, लेकिन अगर मधुमेह के आप शिकार हैं तो 6 महीने में आपको आंखों का जांच कराना होगा। यही क्राइटेरिया रखा हुआ है। जी हाँ। जी, और नेत्रदान के प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, क्योंकि हमारे लिए नेत्र बहुत जरूरी है लेकिन लोग दान नहीं करना चाहते, तो आखिर जागरूक कैसे किया जाए लोगों को? देखिए, लोगों को सबसे पहले इसके लिए तो सामाजिक माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल या किसी भी इस समाचार पत्र, ये सब चीज़ों से लोगों को जागरूक करना होगा कि आपके ये नेत्रदान से 2 लोगों को नेत्र की ज्योति मिल सकती है। जो लोग ऐसे अंधत्व का शिकार है जिनका कि इलाज है, संभव है, तो आप अपनी नेत्रदान करें। नेत्रदान की प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इसमें किसी तरह का, जैसे लोग कहते हैं कि हम नेत्रदान करेंगे तो हमारी चेहरे में कुछ विकृति आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा एक पहलू है, जो लोगों को जागरूक करके ही हम नेत्रदान के प्रति उनका उत्साह को वर्धन कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी NGO हो गए, समाचार पत्र हो गए, टीवी, ये सब लगे हुए हैं और इसका रिजल्ट भी आ रहा है सामने। नेत्रदान के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, नेत्रदान करने वालों की संख्या बढ़ रही है और हम लोग के हॉस्पिटल में भी आप देखेंगे कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या जो पुतली का प्रत्यारोपण है उसकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है, जो हम लोग कर रहे हैं पिछले 2 सालों 1.5 सालों से। खासकर देखने को ये मिलता है कि अगर कोई इंसान नेत्रदान करने को जागरूक भी हो जाए, नेत्रदान करना चाहे भी, तो फिर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है और नेत्रदान नहीं हो पाता है। तो आखिर आप, अगर आपको अपील करना हो तो क्या कुछ अपील करेंगे उन लोगों से ताकि ये दान संभव हो सके? देखिए, परिवार का सहयोग इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आदमी नेत्रदान के लिए इच्छुक है, वो अगर उनका देहांत हो गया तो वो तो नेत्रदान के लिए अपने आएंगे नहीं, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे नहीं। तो परिवार के लोगों को सबसे पहले, जो व्यक्ति नेत्रदान के इच्छुक है, अपने परिवार के लोगों से सलाह मशवरा करके हम ये करना चाहते हैं, उसके लिए वो आगे आए। और नेत्रदान के प्रति परिवार के लोगों को, एक चिकित्सक को या कोई भी NGO है, उनको जाकर ये बताना होगा कि नेत्रदान का क्या उपयोग है, अंगदान का, इवन कि अंगदान का क्या उपयोग। आपके एक आदमी के अंगदान से, जो कि बाद में नश्वर है, ये खराब हो जाएगा, किसी काम का रहेगा नहीं, कितने लोगों को आप दृष्टि दे सकते हैं, कितने लोगों को आप जीवन दे सकते हैं। तो ये बस सिंपल जागरूकता और लोगों को इसके बारे में सही बताना कि इससे किसी तरह की कोई खराबी नहीं होने वाले, ना आपके कोई सामाजिक जो व्यवहार है या सामाजिक जो आपके रुकावटें, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि ये दान बहुत बड़ा दान है। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। अपने फैमिली को भी आप बात कर सकते हैं, उनसे राय मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आंखों की रोशनी किसी और की रोशनी बढ़ा सकती है। डॉक्टर साहब, नेत्र जो प्रत्यारोपण है उसके बाद क्या मरीज पूर्णतः ठीक हो जाते हैं या बाद में बढ़ती उम्र के साथ मोतियाबिंद होने की संभावना भी हो सकती है उनमें? नेत्र प्रत्यारोपण में जो हमारी बाहर वाली कांच सतह है, शीशे, उसका प्रत्यारोपण होता है। उसके प्रत्यारोपण के बाद जो आदमी को कुछ नहीं दिखता है या इतना कम दिखता है, उनका रोजमर्रा का काम मुश्किल है, उनको काफी अच्छी रोशनी आ जाती है कि वो अपने रोजमर्रा के कामों को अच्छे से कर सके, सामाजिक अपना जो भी व्यवहार है, जो भी अपना रीतियां उसको पूरा कर सके। जहाँ तक मोतियाबिंद की सवाल है, ये आंखों की लेंस की समस्या है, इसका आंख के प्रत्यारोपण से कोई खास मतलब नहीं है। वो उम्र की संबंध है, वो कोई भी सर्जरी के बाद मोतियाबिंद का होने का अंदेशा बढ़ जाता है, तो आंख प्रत्यारोपण के बाद मोतियाबिंद का ऑपरेशन मोतियाबिंद होने के बाद उसका ऑपरेशन होता है, वो भी बिल्कुल सफल है। ऐसा नहीं कि उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आती है। तो नेत्र प्रत्यारोपण के बाद भी मोतियाबिंद हो सकता है और उसका इलाज भी उतने ही सफल है और सिंपल है जितना नॉर्मल लोगों को मोतियाबिंद होता है। और एक सवाल जो कई लोगों के मन में उठता है कि कोई अगर बुजुर्ग अपना नेत्र दान करने की सोचे और कोई छोटे बच्चे में उस नेत्र का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या जो एज इफेक्ट है वो आंखों के माध्यम से बच्चों में पड़ता है या फिर आंख वैसे की वैसी रहती है? नहीं, देखिए, जनरली अगर छोटे बच्चों को कॉर्निया के या पुतली की जरूरत पड़ती है तो हम लोग उस तरह की पुतली ही मंगवाते हैं या उस तरह का पुतली के बारे में ही अपनी रिक्वायरमेंट्स देते हैं कि हमें उस एज ग्रुप के अनुसार ही पुतली की मिले हमें, ताकि हम उनमें प्रत्यारोपण कर सकें। एक उम्र के साथ थोड़ी थोड़ी आंखों में जो एंडोथेलियल काउंट होता है उसका संख्या कम जाता है। फिर अगर किसी तरह की कोई परेशानी है, देखिए, नेत्र प्रत्यारोपण भी 2 तरह का होता है।
एक तो जिनको आंख में घाव वाव है, जिनका आंख को खराब हो रहा है उनको, और एक जिनको कि सिर्फ उस पुतली में सफ़ेदी या दाग के चलते अंधत्व है। तो जो बच्चों में या ये युवाओं में होती है पुतली की प्रत्यारोपण, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं अच्छे और हेल्दी आदमी का पुतली मिले। वो सारा कुछ डिटेल हम भेज देते हैं, उसी के अनुसार हमारे पास पुतली आ जाती है। अच्छा, मतलब ये जो नेत्र प्रत्यारोपण है उसमें भी एज इफेक्ट करता है? करता है, बिल्कुल करता है। मतलब अगर आप लोग कितना रहते हैं, मतलब अगर छोटे बच्चे को लगाना है तो उसका एज लिमिट क्या है? कितने एज के लोग उस छोटे बच्चों को अपनी आंखों का दान कर सकते हैं? आंख का दान करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज ग्रुप के नहीं, जैसे अगर आप प्रत्यारोपण करेंगे तो उसकी एज लिमिट क्या होगी? प्रत्यारोपण का भी कोई एज लिमिट नहीं। प्रत्यारोपण उन्हीं को करते हैं जिनको जरूरत है जी। तो जरूरतें उम्र के अनुसार नहीं होती है। जरूरतें आंख में खराबी है जो पुतली बदलने से ठीक हो सकती है तो किसी भी एज ग्रुप में किया जा सकता है, पर युवा लोगों और बच्चों लोगों में जो नेत्र प्रत्यारोपण करते हैं उसमें पुतली के क्वालिटी अलग होता है थोड़ा। जी, तो वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन इसकी कोई एज सीमा नहीं है, कभी भी किसी भी एज में नेत्र प्रत्यारोपण हो सकता है। हालांकि कोरोना काल में आप अपने हॉस्पिटल के मरीजों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखे हैं, और क्या कुछ व्यवस्था है आपके हॉस्पिटल की, आप उसके बारे में कोई जानकारी देंगे? जी हाँ, देखिए हमारे हॉस्पिटल में तो जब आप पहले तो हमारे हॉस्पिटल में गेट पर गार्ड रहता है जो थर्मल स्कैनर के साथ है, और वो मरीजों को सबसे पहले ये समझा देता है कि आपको जो कुर्सी वहाँ दिया गया वहीं बैठेंगे, आप इधर उधर नहीं बैठेंगे, और आपके साथ एक मरीज के साथ एक ही अटेंडेंट रहेंगे। जब आप उस थर्मल स्कैनर से गुजरेंगी तो अंदर में एक हमारा गार्ड है जो आपको हाथों को लिक्विड सोप से वॉश कराएगा, वहाँ पर पानी का बेसिन लगाओ लिक्विड। उसके बाद जब आप और एक गेट अंदर पार करेंगी तो एक लड़का बैठा है वो सैनिटाइजर लेकर के वो आपके हाथों को सैनिटाइजर स्प्रे करेगा। अगर आपने मास्क लगा के आया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मास्क लगा के नहीं आए हैं तो हम लोग उनको मास्क देते हैं कि आप लगाकर ही हॉस्पिटल के अंदर जाएं। और उसके बाद सारी जो भी प्रक्रिया है, जैसे जहाँ कहीं भी उनका जांच होता है वो सारे हर मरीज के जांच के बाद उस मशीन को सैनिटाइज किया जाता है, उसके चीज़ों को सैनिटाइजर से पोंछकर साफ़ किया जाता है। अगर मरीज ऊपर गए, अगर उनको ऑपरेशन की भी ज़रूरत है तो हर ऑपरेशन के बाद हम लोग ओटी को भी सैनिटाइज करते हैं, एयर को स्टरलाइज करते हैं, और नॉर्मल जो भी ओटी में जितने भी चीज़ें हो रही हैं सबको डिसइंफेक्ट और सैनिटाइज करते हैं। तो चीज़ें हर लेवल पर हम लोग इसको रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हमारे यहाँ इसके लिए समुचित व्यवस्था है, ये हम सभी को आश्वस्त करते हैं। तो मतलब कोरोना से निपटने के लिए हॉस्पिटल पूरी तरह से आपका तैयार है? पूरी तरह से तैयार है। और एक और महत्वपूर्ण सवाल, हालांकि कई आइज हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटल से आप अलग हैं, क्यों और कैसे? बाकी सारे अस्पतालों की मैं बात तो नहीं करता हूँ, मैं अपने अस्पताल की बात कर सकता हूँ। मेरे अपने अस्पताल में जब आप पहले अंदर के प्रवेश करेंगे तो आपको माहौल ही अलग लगेगा। बाहर की तरफ एक खूबसूरत सा पार्क है जो आपको हरियाली का एहसास उस गर्मी और शहर के बीच में आपको दिलाएगा। उसके बाद अंदर जब आप जाएंगे तो काफ़ी साफ़ सुथरा व्यवस्थित आपको अस्पताल मिलेगा, आपको लगेगा कि नहीं आप किसी हॉस्पिटल में हैं, गंदगी का आपको नामो निशान नहीं मिलेगा। हर लोग अपने अपने जो लिबास होता है हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म उसमें रहते हैं। वेल मैनर्ड, वेल एटिकेट, मतलब अच्छे व्यवहार वाले हमारे स्टाफ हैं जो सबके साथ समुचित व्यवहार करते हैं। जिनको सहायता की जरूरत है उनके लिए व्हील चेयर की जरूरत है, लिफ्ट है, हर कदम पर आपके साथ आदमी और हर कदम पर आपके साथ हमारा स्टाफ है जो आपको किसी भी तरह की परेशानी होने नहीं देगा। ये है हमारा ASG का एक नॉर्मल वर्क कल्चर है जो हम मरीजों को सारी, हमारे लिए सब कुछ मरीज है क्योंकि वो हमारे पास ज़रूरत पर ही आते हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनका एहतियात ये हमारे लिए सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस से प्रथम ये है। और कहते भी हैं कि अगर माहौल अच्छा हो तो बीमारी से लड़ने की क्षमता अधिक हो जाती है और जो रोग है वो भी जल्दी दूर होता है। तो आपका हॉस्पिटल कहीं ना कहीं उसमें अहम योगदान निभा रहा है। जी जरूर। और तो यही है। एक और महत्वपूर्ण सवाल कि जो आम इंसान हैं, खासकर छोटे बच्चे जो धूल कण में खेलते हैं, आंखों के बारे में उतना अलर्ट नहीं रहते, उनके लिए क्या कुछ टिप्स देंगे आप कि आंखों की आखिर कैसे देखभाल करें वो? आजकल एक तो कोरोना टाइम है तो स्कूल वगैरह भी बंद है, तो बाहर में तो गेम्स वगैरह बंद है। सभी सबसे बड़ा मुश्किल लोगों का स्क्रीन टाइम है, कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं, मोबाइल पे बैठ रहे हैं। देखिए धूल वगैरह अगर आंखों में पड़ जाए तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको आप आंख में सिंपल सा कोई टीयर ड्रॉप, अगर किसी डॉक्टर से नहीं दिखाया है तो आप पानी से, साफ पानी से आंखों को धो लें, धूल गर्दा आपका निकल जाए। फिर भी अगर आपकी आंख में गलन चुभन है तो आंख पर एक पट्टी लगा दें, आंख के जो मूवमेंट है उसको रोकें और डॉक्टर से आकर सलाह लें। कंप्यूटर मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, उसमें एहतियात बरतें कि एक लेवल होता है कि आपके स्क्रीन आपके आंखों के नीचे होनी चाहिए, आपका उससे एक सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए। 20 मिनट अगर आपने स्क्रीन पर काम किया तो 20 सेकंड के लिए आप अपनी स्क्रीन से आंखें हटाएं, 20 फीट दूर देखें और पलकों को बार बार झपकाएं।
क्योंकि हम जब भी स्क्रीन पे काम करते हैं तो हम आंखों को झपकाना थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा नज़र स्क्रीन पे रहता है। बिल्कुल। उस क्रम में आंसू सूखते हैं और आंसू में जलन, लहर, एलर्जिक सिम्टम डेवलप करते हैं। तो बच्चों का ऑनलाइन क्लासेज भी चल रहे हैं, बच्चों के मोबाइल गेम्स भी हैं, बच्चों के कंप्यूटर भी हैं। तो सारी चीज़ों को करने के लिए वही एहतियात यही है कि 20 मिनट काम करें, 20 सेकंड के लिए हटा लें, आँख की पलक को बार बार झपकाएं, जरूरत हो तो आँख को ठंडे पानी से धो लें। और खासकर अगर युवाओं की बात करें तो युवा जो अपने ऑफिस जाते हैं, जैसा आप बात करें कि सिस्टम पे वो लगातार बने रहते हैं और भूल जाते हैं, काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमें पलक भी झपकानी है, तो वो किस तरह काम करें। और एक और बड़ी समस्या मैंने सुनी है कि जो स्क्रीन पे आप देखते हैं तो डार्क सर्कल भी आंखों की वजह से आपके आंखों के चारों ओर आ जाते हैं, तो आखिर इन समस्याओं से कैसे निजात पाएंगे? डार्क सर्कल का संबंध बहुत सारी चीज़ों से है, आपके इम्यूनिटी से है, आपके अनिद्रा से है, आपके टेंशन से है, आपके स्ट्रेस लेवल से है। तो डार्क सर्कल के लिए बहुत सारे लोग क्रीम्स अवेलेबल हैं और लोकल जो नेचुरल ट्रीटमेंट होता है, जैसे खीरा और ये सब जो आंखों पे लगाना है वो सब करें। युवाओं के साथ ये है कि अगर स्क्रीन पे काम करते हैं तो बिल्कुल करें, पर 20-20-20 रूल जो है उसको पालन करें। 20 मिनट स्क्रीन पे देखें, 20 सेकंड नज़र हटा लें, पलकों को बार बार झपकाएं, कोई टीयर ड्रॉप, और अगर स्क्रीन पर फिल्टर या स्क्रीन गार्ड जो होता है वो लगा पाए, या नहीं तो एक अल्ट्रा वायलेट सिंपल सा ग्लासेज बहुत तरह के मिलते हैं जो आपको स्क्रीन से प्रोटेक्शन के लिए उपयुक्त हैं, उनको आप ऑफिस में ही रख दें। जब आप कंप्यूटर के सामने बैठा है, हमने आपने लगा लिया और उसको कंप्यूटर यूज़ करने के बाद फिर वापस निकाल के वहीं छोड़ दिया। लेकिन मेन है कि आप 20-20 रूल को फॉलो करें, आँख के पलक को बार बार झपकाएं, इससे आपकी आँखें थोड़ा गीली रहेंगी और एलर्जिक सिम्टम्स आपको कम डेवलप करेंगे। तो इन तमाम दर्शकों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्स होंगे। अगर आप भी ऑफिस जाते हैं या फिर कंप्यूटर से चिपके रहते हैं तो इस तरह टिप्स को फॉलो कर आप अपनी आंखों की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर संजय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने महत्वपूर्ण टिप्स के लिए। धन्यवाद। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़।